हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में बूलियन अलजेब्रा को कवर करा था, जो कि थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट है। तो अब हम उसमें जो आगे का पार्ट है, जो कि मोस्टली एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से अगर आप देखें तो इम्पॉर्टेंट है, जो कि है पोसेट एंड लैटिस। ठीक है, तो इसको हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। और भी अगर आपको चीज़ें पढ़नी हैं DSTL में रिलेटेड, तो हमने उनको भी अपनी वीडियोस में कवर करा है। आप चाहे तो वहाँ पर हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सिर्फ DSTL नहीं, और भी सब्जेक्ट्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो आता है इस यूनिट में, वो आ रहा है हमारा पोसेट, जिसको हम पार्शियल ऑर्डर सेट भी बोलते हैं, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में पोसेट बोल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद पोसेट से ड्राइव होके हमारे पास आएगा लैटिस। तो आपके जो AKTU का सिलेबस है उसमें मेंशन नहीं है पोसेट कहीं, बट हमको ये पढ़ना ज़रूरी है, तभी हमें लैटिस समझ में आएगा। अगर हम पोसेट नहीं पढ़ेंगे तो हमें लैटिस बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पोसेट का कॉन्सेप्ट ज़रूरी है लैटिस के लिए। सो पोसेट पढ़ लेते हैं। ठीक, तो पोसेट होता क्या है? पोसेट तभी कोई रिलेशन कहलाता है, कोई भी रिलेशन पोसेट तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम कहेंगे एनी रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड अ पोसेट। ठीक, ये हो गई थ्योरेटिकल बात। ओके, तो हम इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? जैसे अगर हम रिलेशन में देखें तो हम किसी भी रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ। ठीक है, बट ये सिंबल डिफरेंट होता है। जो आपका नॉर्मल सिंबल होता है लेस देन इक्वल टू, वो नहीं है यहाँ पर, ये रिलेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत हो जाना उसको लेकर। वो सिंबल अलग होता है और ये वाला सिंबल अलग होता है, तो दोनों की मीनिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये लिखूं कि इफ़ एक्स, और वो जो हमारा रिलेशन है, ये इसका मीनिंग हो गया कि एक्स इज प्रिसीडिंग वाई, या फिर एक्स प्रिसीड्स वाई। बट अगर मैं इक्वल्स का साइन हटा दूँ नीचे से, तो इसका मतलब एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रिसीडिंग वाई। ठीक है, तो यहाँ पर इस सिंबल का मतलब है कि जो हमारी वैल्यू है, जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है, वो प्रोसीड कर रही है हमारी राइट साइड वैल्यू को। ठीक, तो अब इस पर एक क्वेश्चन है कि शो दैट द रिलेशन दिस, हमें रिलेशन दे रखा है, इज अ पोसेट ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक, तो सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे जेड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अगर पोसेट प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमने ले लिया रिफ्लेक्सिव का एक हेडिंग डाला, उसके अंदर माना कि एक एलिमेंट ए है जो कि हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक, अगर ए हमारा जेड का एक एलिमेंट है, तो क्या ए खुद से बड़ा या फिर उसके बराबर हो सकता है? हाँ भाई, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। कैसे? ए देखो ना, ए और ए एक दूसरे का बराबर ही तो है टेक्निकली, बस उनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। कंडीशन तो ट्रू है हर एक ए की वैल्यू पे जो कि जेड के अंदर आ रही है। ठीक, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमिलरली अगर हम एंटी सिमेट्रिक की बात करें, तो अगर ए हमारा बड़ा या फिर बराबर है बी से, और बी हमारा बड़ा या फिर बराबर है ए से, तो ये तभी होगा जब ए और बी बराबर होंगे। चाहे कोई वैल्यू डाल के देख लेना आप इसके अंदर, ये कंडीशन तभी ट्रू होगी। तो ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। ठीक, हाँ, एंटी सिमेट्रिक की अगर नहीं जानते एंटी सिमेट्रिक अब तक, तो हमारी उसमें जाना, सेट रिलेशन फंक्शन वाली यूनिट में, उसमें पढ़ा हुआ है एंटीसिमेट्रिक क्या होता है, वहाँ से पढ़ के आना, मैं नहीं बता रहा आप तुम्हें। ठीक, हाँ, पढ़ते लिखते हो नहीं, यहाँ आ जाते हो, पढ़ लो दोस्तों, पढ़ लो। ठीक, अब ट्रांसटिव में क्या होता है? ए बी सी जो है हमने माने तीन एलिमेंट जेड के अंदर। ठीक, तो कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी? अगर ए बड़ा या फिर बराबर है बी से, और बी बड़ा या फिर बराबर है सी से, मतलब ए हमारा सबसे बड़ा हो गया और बी इंटरमीडिएट हो गया, सी हमारा सबसे छोटा हो गया। ठीक, तो ए हमारा सी से बड़ा होगा, हाँ होगा, तो ये देखो ट्रांसिटिविटी हो गई, तो ये ट्रांसिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसिटिव हो गया, तो इसका मतलब ये पोसेट हो गया, क्योंकि तीनों की तीनों जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं अभी हमने क्वेश्चन करा, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस थे, उनको मैंने उड़ा दिया है क्योंकि वो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, एक तरीके से सेट रिलेशन फंक्शन का ही वो है रिकैप, तो देख लेना उन्हें। ठीक, नहीं समझ में आए तो पता है कहाँ पे लिखना होता है। अब कहीं और जाके मत लिखना, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। बहुत सी जगह देखते रहते हो तुम कंटेंट, हाँ बता रहे हैं, वहाँ का कंटेंट देखना बंद कर दो अभी, हाँ आ जाओ। ठीक, थ्योरम है। थ्योरम कह रही है कि अगर ए देखो, इफ़ ए कॉमा लेस देन इक्वल टू सफिक्स में वन। ठीक, तो मैं इसको लेस देन इक्वल्स टू वन बोलूँगा। मैं पोसेट वाले जो रिलेशन है उसको कुछ देर के लिए लेस देन इक्वल्स टू बोल रहा हूँ। ठीक है, तो
समझ जाना उस बात को, ठीक है। वेल ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, सॉरी नहीं लेस देन इक्वल्स टू है। क्या है ये बताओ मुझे, नीचे कंफ्यूज हो गया मैं, अरे बताओ मुझे यार, कमेंट करो जल्दी जल्दी। और दूसरा है बी वाला, ठीक। हमें दो रिलेशन, एक दो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर टाइप दे रखे हैं और उसके अंदर हमने बोला है कि ए क्रॉस बी हमारा एक ड्राइव हो गया आएगा और उसका रिलेशन दे रखा है लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो उसको पोसेट प्रूफ करना है और जिसकी पार्शियल ऑर्डरिंग कुछ इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है, कि अगर ए कॉमा बी लेस देन इक्वल्स टू ए डैश कॉमा बी डैश है तो ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 ऑफ ए डैश होगा एंड बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 ऑफ बी डैश होगा, ठीक। ये ए के अंदर होगा, ये बी के अंदर होगा। सिमिलर मतलब बेसिक सा है कि हमारा ए है बी है, अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो अगर मेरा ए भी पोसेट है बी भी पोसेट है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी पोसेट होगा। हमें ये प्रूफ करना है, बेसिक सी थ्योरम ये बता रही है हमें, ठीक। चलिए करते हैं। तो अगर हमें मल्टीप्लिकेशन को पोसेट प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले उसे रिफ्लेक्सिव करेंगे, फिर एंटीसिमेट्रिक करेंगे, देन ट्रांसिटिव प्रूफ करेंगे, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या करा कि हमने कोई एक एलिमेंट मान लिया ए कॉमा बी, ठीक, जो ए क्रॉस बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन है कि ए कॉमा बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए कॉमा बी है अगर, तो फिर ये रिलेशन है ना हमारे पास, ठीक। तो इसका मतलब ए इज लेस देन इक्वल्स टू 1 ऑफ ए, ठीक। क्यों, देखो यहाँ पर ये रिलेशन से तो ये ड्राइव हो रहा है, ठीक। ये ए के अंदर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बी को देखूँ तो वो बी इज लेस देन इक्वल्स टू 2 ऑफ बी हो जाएगा बी के अंदर, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो जाएगा, हाँ या ना। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे कैसे नहीं होगा, गोली मार देंगे नहीं होगा तो। हाँ अगला देखते हैं। अब हमने क्या करा, हमने जो कंडीशन थी वो तो थी ही हमारे पास, ठीक। तो हमने उस कंडीशन को उठाया, ये वाली कंडीशन जो दे रखी थी उसको लिया यहाँ पर, ठीक। अब हमें इसे एंटीसिमेट्रिक प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन है और इसका कॉन्वर्स है यानी कि ये वाली चीज़, ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहली वाली कंडीशन से हमें क्या मिलेगा, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 ऑफ ए डैश, है ना। तो यहाँ से मिला ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 ऑफ ए डैश, और दूसरी वाली कंडीशन से क्या मिलेगा, ए डैश इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 ऑफ ए, तो यहाँ पर हमें ये मिल गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे का मतलब कि एक नंबर खुद के छोटा या बराबर है और वही नंबर दूसरे नंबर के छोटा या बराबर है, तो मतलब वो दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं। ये कंडीशन ऐसे समझो कि 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, तो 2 और 2 बराबर हो गए। समझ पा रहे हो थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब एक ही नंबर की कंडीशंस हैं, बस हमने उसको 2 बार लिख दिया अलग तरीके से तो वो इक्वल प्रूव हो गए। अब ये एंटीसिमेट्रिक हो गया, ठीक, ए के लिए। अब बी के लिए भी ऐसी करेंगे, देखो, ठीक, सिमिलर प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये भी प्रूव हो गया मतलब बी इज इक्वल्स टू बी डैश और ए इज इक्वल्स टू ए डैश प्रूव हो गया, तो फिर ये एंटीसिमेट्रिक हो गया, ठीक। अब ट्रांसिटिव के लिए क्या करेंगे, हमारे पास अगर ये वाली कंडीशन है और ये वाली कंडीशन है तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे हमें मिलेगा ए इज लेस देन इक्वल्स टू 1 ऑफ ए डैश, ये मिला, और इससे मिलेगा ए डैश इज लेस देन इक्वल्स टू 1 ऑफ ए डबल डैश, ये मिला, ठीक। अब जब हमारा ए एक पोसेट है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रांसिटिविटी को होल्ड करेगा, और ट्रांसिटिविटी होल्ड करेगा तो इसका मतलब ए इज लेस देन इक्वल्स टू 1 ऑफ ए डबल डैश उसके अंदर होल्ड कर जाएगा, तो यहाँ पर ये होल्ड कर गया। सिमिलरली बी हमारा पोसेट है तो बी के अंदर भी वैल्यू होल्ड करेगी, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इन दोनों का सेट बनाएं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इससे हम ये वाला रिलेशन ड्राइव कर रहे थे, अब इन रिलेशंस दे रखे हैं हमारे पास दो, इनसे हम ये चीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो ए कॉमा बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए डबल डैश कॉमा बी डबल डैश, ये कंडीशन बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ट्रांसिटिव प्रूफ हो जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पोसेट है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ें। नहीं समझ में आई हो एक बार फिर से रिवीजन मारना, थोड़ा सा पढ़ के देखना है इसको, वीडियो पॉज करके समझ में आ जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आती है एग्जाम में, बता दे रहा हूँ अभी से, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं हैश डायग्राम की तरफ। देखो हैश डायग्राम बेसिकली होता क्या है, हैश डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी पोसेट की, ठीक है। उसमें हम ये मानते हैं कि जो नीचे वाला एलिमेंट है, वो सबसे नीचे का एलिमेंट वो हमेशा वो अपवर्ड्स की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब अगर हम हैश डायग्राम में चलना शुरू करेंगे तो हम नीचे से ऊपर की तरफ को चलेंगे, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, ठीक। ये बात ध्यान रखना है, हैश डायग्राम में हमेशा हम
अपवर्ड मूव करते हैं, ना कि डाउनवर्ड, ठीक है। तो जितने भी रिलेशन अगर हम फाइंड कर रहे होंगे तो वो नीचे से ऊपर की तरफ को कर रहे होंगे, ठीक। ऊपर से नीचे की तरफ को कभी भी हैश डायग्राम में कोई रिलेशन फाइंड नहीं किया जाता, ना ही एग्जिस्ट करता है, ठीक। थ्योरी लिखी हुई है, यही सब मैंने कुछ पढ़ लेना है इसको, मैंने जो मेन बात थी वो बता दी। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो पी एस पावर सेट जो एस का है उसका हमें हैश डायग्राम बनाना है, ठीक है। और हमारे पास रिलेशन क्या है, सबसेट वाला, ठीक। तो पावर सेट बनाएंगे इसका। पहले तो पावर सेट कैसे बनता है बताया था मैंने सेट रिलेशन फंक्शन में, कितनी तीन तीन वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो 8 पॉसिबल इसके सबसेट बनेंगे। तो सारे सबसेट हमने लिख दिया आठों के आठों, ठीक। अब हम हैश डायग्राम कैसे बनाएंगे, हम देखेंगे सबसे पहला एलिमेंट 5, 5 हमने लिखा, ठीक। अब क्या ए एक सबसेट है 5 का, हाँ है, तो हमने ए लिख दिया, ठीक। क्या बी एक सबसेट है 5 का, हाँ है, तो हमने बी लिख दिया। क्या सी एक सबसेट है 5 का, हाँ है, तो हमने सी बी लिख दिया। अब हम चेक करेंगे क्या ए कॉमा बी किस किस का सबसेट है। ए कॉमा बी हमारा ए का सबसेट है और बी का सबसेट है, लेकिन वो सी का सबसेट नहीं है क्योंकि उसके अंदर सी भी नहीं आ रहा है ना, बेसिकली बात वही है। और बी सी किसके हो जाएंगे, ये सॉरी बी कॉमा सी किसका हो जाएगा, बी और सी का सबसेट। सिमिलरली सी कॉमा ए किसका हो जाएगा, सी और ए का। तो हमने ए बी सी सी ए लिख दिए यहाँ पर, ठीक। अब ए बी सी हमारा किसका सबसेट होगा, वो हमारा ए का भी होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा, ए कोमा बी का भी होगा, बी कोमा सी का भी होगा, सी कोमा ए का भी होगा और 5 का भी होगा। तो हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखना, 5 का सबसेट ए भी है, 5 का सबसेट ए है, 5 का सबसेट बी है, 5 का सबसेट सी है। अब अगर मैं ए के ऊपर कुछ लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ए से तो रिलेटेड है ही, बट वो 5 से भी रिलेटेड है, मतलब 5 ऐसे चले जाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर मैं ए कॉमा बी के ऊपर लिख रहा हूँ कुछ भी, तो वो ए से भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है और 5 से भी रिलेटेड है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो मैंने जैसे ये सी कॉमा ए लिखा है ए के ऊपर यहाँ पे ऐसे, तो इसका मतलब ये 5 से भी रिलेटेड है। भले डायरेक्ट कनेक्शन हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन वो रिलेटेड है आपस में। क्लियर हो गई बात। एक रास्ता तो है ही ऊपर जाने के लिए, देखो ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ऐसे जाना है, ये मत कह देना कि यहाँ से ऐसे करके आ जाओ, ना ना ना, ऊपर जाते हैं हमें हैश डायग्राम में हमेशा। ध्यान रखना इस बात को, कभी भी नीचे मत आना हैश डायग्राम में, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब एक और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। हमें बनाना है हैश डायग्राम, जो हमारा रिलेशन है वो है डिवाइड्स, ठीक। तो हम बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया 2, क्या 3 डिवाइड हो जाता है 2 से, नहीं होता है, तो हमने 3 लिख दिया, ठीक। क्या 4 डिविजिबल है 2 से, हाँ है। 3 से है या नहीं है, तो हमने अलग लिख दिया 3 से, बिना रिलेशन के। देखो 3 से रिलेटेड नहीं है 4, कैसे, अभी पूरा बनाते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। 6 रिलेटेड है, हाँ है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या 12 है, हाँ है, लेकिन 12 हमारा 6 से तो है ही, 3 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है, तो हमने यहाँ लिख दिया। और 4 से भी कनेक्शन है और 6 से भी कनेक्शन है, देखो आप, है, ठीक। 36 हमारे 12 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है, 3 से भी है। अगर मैं 12 के ऊपर लिख दूँ तो इसका मतलब ये सारे जितने भी कनेक्टेड थे 12 से, वो सब मेंबर्स इससे भी कनेक्टेड हो गए, ठीक। क्या 48 है, हाँ 48 है, लेकिन 36 से कनेक्टेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है। क्यों, 36 से डिवाइड नहीं हो पाएगा ना 48 कंप्लीटली, तो हमने उसको अलग करके लिख दिया, ठीक। अब देखना 2 से 4 रिलेटेड है, लेकिन 3 से 4 रिलेटेड नहीं है। देखो कैसे, मैं यहाँ से ऊपर गया, ठीक, 6 पे पहुँचा, लेकिन अगर अब मुझे 4 पे जाना है तो मुझे नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आना अलाउड नहीं होता है हैश डायग्राम में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से देखूँ 6 पे गया, 6 से 12 पे गया, और 12 से भी मैं नीचे आ रहा हूँ 4 पे, तो मतलब अलाउड नहीं है, ठीक। ओके, समझ में आ गई बात। अब अगर हम बात करें 36 कैसे रिलेटेड है 2 से, देखो 2 से 4 पे गया, 4 से 12 और 12 से 36, ठीक। 3 के रेस्पेक्ट में बात करें तो 3 से 6, 6 से 12 और 12 से 36, देखो ऊपर ही आ रहा हूँ मैं हमेशा, ठीक। ऐसे 6 से 12, 12 से 36, ठीक। तो इस तरीके से 36 हमारा इन सब नंबर से है, लेकिन 36 48 से नहीं है। देखो अगर मैं 36 से 48 जाना चाहूँ तो वो नीचे आ रहा है, नीचे का रास्ता है। अगर मेरा रास्ता सीधा सीधा होता तब भी कनेक्टेड होते, मतलब अगर हम एक ही लेवल पे जा रहे हैं वो भी कनेक्शन है, ठीक। बट अगर हम नीचे जा रहे हैं तो वो कनेक्शन नहीं है हैश डायग्राम के अंदर। क्लियर होगी बात। अब इसके क्वेश्चन से कुछ 2-4 मैंने कराए हैं, उसमें लिखे हुए नोट्स में पढ़ लेना, नोट्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट क्या होते हैं। मैक्सिमल एलिमेंट मतलब सबसे ऊपर का एलिमेंट, मतलब कुछ नहीं है उससे ऊपर रिलेटेड, समझ गए।
मिनिमल एलिमेंट, एलिमेंट मतलब वो किसी एलिमेंट के ऊपर नहीं है, समझ रहे हो बात। मतलब सबसे नीचे वाला एलिमेंट वो ही है, उसके उस मतलब वो किसी भी एलिमेंट के ऊपर नहीं है, ऐसे बात कर रहे हैं हम, ठीक, समझ गए। मैक्सिमल मतलब सबसे टॉप मोस्ट, सबसे नीचे का मिनिमल, ख़त्म कहानी। बेसिक सा है, बाकी थ्योरी पढ़ लेना। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हैश डायग्राम दे रखा है हमें, ठीक। तो मैंने क्या बताया, मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट। मैक्सिमल मतलब सबसे ऊपर का, सबसे ऊपर, उससे कुछ ऊपर है ही नहीं। देखो अब हम कंसीडर करते हैं, क्या वन हमारा मैक्सिमल एलिमेंट हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि वन के ऊपर मुझे दो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक। वन के ऊपर 4 भी है, वन के ऊपर 2 भी है, तो मैक्सिमल हो ही नहीं सकता, ये तो ख़त्म कर दो ऐसे, ठीक। क्या 2 हो सकता है? नहीं। 2 के ऊपर 3 भी है, ठीक, नहीं होगा। क्या 4 हो सकता है? नहीं। 4 के ऊपर 3 है और 5 है। 2 के ऊपर 5 नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये गए, ये रिलेटेड ही नहीं है। देखो नीचे चले गए हम यहाँ पे, तो रिलेशन कट गया, ठीक। लेकिन इससे रिलेटेड है क्योंकि ये ऊपर का रास्ता है, ठीक। सिमिलरली 6 से देखें तो हाँ, ये भी है और ये भी है, ठीक। लेकिन 6 हमारा मैक्सिमल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एलिमेंट हैं। 4 हो सकता है? नहीं। 3 हो सकता है? हाँ, 3 होगा, क्यों? क्योंकि 3 के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है। अब आप कहो कि यार 3 के बराबर में एक 5 भी तो है, ऐसी इसी लेवल पे लगभग। हाँ, तो 5 भी एक मैक्सिमम एलिमेंट होगा, क्यों? क्योंकि 5 के ऊपर भी कुछ नहीं है, तो 3,5 हमारे क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम एलिमेंट। अगर हम मिनिमल की बात करें तो ध्यान से देखो, क्या हम कंसीडर करते हैं 3 को, ठीक। क्या 3 किसी एलिमेंट के ऊपर आ रहा है? हाँ हाँ, आ रहा है। 2 के ऊपर भी है, 1 के ऊपर भी है, 4 के ऊपर भी है, 6 के ऊपर भी है। क्या 5 किसी एलिमेंट के ऊपर आ रहा है? हाँ, 4 के ऊपर भी है, 6 के ऊपर भी है, 1 के ऊपर और 2 के ऊपर भी है। क्या 2? हाँ, आ रहा है, एलिमेंट्स हैं इसके नीचे। क्या 4? हाँ, इसके नीचे एलिमेंट्स हैं। क्या 6? नहीं, इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है जिसके ऊपर ये आए, ठीक। क्या 1 है? ना, इसके नीचे भी कोई एलिमेंट नहीं जिसके ऊपर ये आए, तो 1,6 क्या हो जाएंगे? हमारे मिनिमल एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। इसके कुछ क्वेश्चन है 2-3, देख लेना। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, स्पीड अप पकड़ते हैं। ग्रेटेस्ट एलिमेंट मतलब मैक्सिमम एलिमेंट में सबसे बड़ा एलिमेंट, ठीक। ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमेशा यूनिक होगा, और ऐसे ही हमारा अगर लीस्ट एलिमेंट बोले तो मिनिमल एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट, वो हमारा वो भी यूनिक होगा, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, देखो ये दे रखा है हमें, ठीक। इसमें हमें पूछा है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट बताओ, ठीक। हम बता देंगे। हमारे इसमें मैक्सिमल और मिनिमल क्या होंगे? मैक्सिमल होगा हमारा एफ और मिनिमल हमारा होगा ए, ठीक। तो अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट एलिमेंट, जो कि होता है हमारा मैक्सिमम, मैक्सिमम भी बोलते हैं उसे, मैक्सिमल और मैक्सिमम में डिफरेंस है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसे मिनिमम और मिनिमल में डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक। तो हमारा जो मैक्सिमल एलिमेंट होगा वो हमारा होगा एफ। और क्या हमारा हमारा यहाँ पर एक ही एलिमेंट आ रहा है जो कि हमारा मैक्सिमम पे है, मैक्सिमल पे है, तो वो हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट एफ, ठीक। ऐसे ही हमारे पास सिमिलरली एक मिल रहा है तो वो लीस्ट, ठीक। नीचे वाले में देखो हमारे पास दो एलिमेंट आ रहे हैं, 7 और 6, ठीक, मैक्सिमल। लेकिन अब वो एक ही लेवल पे हैं, मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा ऊपर है, ठीक। तो वो हम 5 की कंडीशन में चले जाएंगे, मतलब कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही सेम लेवल पे, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी मिनिमम लेवल पे भी दो हैं तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। समझ में आ गई बात। अब आगे देखो, ये वाला आइसोमॉर्फिक पोसेट, ठीक। आइसोमॉर्फिज्म पढ़ाया था मैंने ग्रुप थ्योरी में, बताया था कि अगर हमारा वो होता था एफ ऑफ एक्स ऑपरेशन वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ऑपरेशन एफ ऑफ वाई करके, तो यहाँ पे ये होता है एक्स अगर लेस देन इक्वल्स टू वाई है तो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और हमारा जो एफ है वो हमेशा 1-1 फंक्शन रहेगा। तो यही हमारा आइसोमॉर्फिक पोसेट है, ठीक। बेसिक वही है जो हमने आइसोमॉर्फिज्म में पढ़ा था ग्रुप थ्योरी में, वही लगभग सेम चीज़ है, ठीक। तो अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें ये दे रखा है, ए हमारा सेट दे रखा है, इज ऑर्डर्ड ऑफ बाय डिविजिबिलिटी एंड सपोज बी इज इक्वल्स टू, हमें ए और बी हमें सेट दे रखे हैं। वो बोल रहा है कि बी इज आइसोमॉर्फिक टू ए, द सिमिलैरिटी मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस बी इज एस। हमें सिमिलैरिटी मैपिंग जो ए क्रॉस बी की है वो दे रखी है, ठीक है। तो हमें हैश डायग्राम बनाना है बी का, ठीक। बना सकते हैं हम। देखो हमने पहले क्या करा, ए का डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हैश डायग्राम बना दिया, क्योंकि हम बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर्स हैं, ठीक। तो हमने जो ए का हैश डायग्राम है वो नंबर्स के अकॉर्डिंग बना दिया। क्या 1 से 2 डिविजिबल है? हाँ है।
2 से 6 है, हाँ है। क्या 6 से 8 है? नहीं, लेकिन 2 से है तो यहाँ लिख दिया। और 6 से 12 है, हाँ है। क्या 8 से 12 है? नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये हैश डायग्राम बन गया। ठीक, अब 1 से क्या रिलेटेड है? ई। ठीक, तो 1 के लेवल पे हम ई लिख देंगे अगर हम बी का हैश डायग्राम बना रहे हैं। सिमिलरली 2 से क्या रिलेटेड है? डी, तो 2 के लेवल पे डी, 6 के लेवल पे बी, 8 के लेवल पे सी और 12 के लेवल पे ए। तो ये हमारा जो बी का है हैश डायग्राम वो बन जाएगा सिमिलरिटी मैपिंग के अकॉर्डिंग। ठीक, अब अगला आ रहा है थ्योरम। बहुत थ्योरम है यहाँ, आपकी बार थ्योरम बहुत है। ठीक है, तो कह रहा है लेट ए बी अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी पोसेट विद पार्शियल ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू, हमें रिलेशन दे रखा है। ठीक, देन ए हैज़ एटलीस्ट 1 मिनिमल एंड 1 मैक्सिमल एलिमेंट। देखो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती है। ये कह रहा है कि एक पोसेट के अंदर एटलीस्ट एक मिनिमल और एक मैक्सिमल एलिमेंट होना चाहिए। ठीक, ठीक है, हम इसको प्रूव करते हैं अभी। तो हमने क्या करा, हमने माना कि जो स्मॉल ए है वो हमारा पोसेट ए का एक एलिमेंट है। ठीक, अब हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं कि ए हमारा मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है। जो स्मॉल ए है वो हमारा मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है, ए जो हमारा पोसेट है उसका। तो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होंगे A1 A2, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए के ऊपर आ रहे होंगे हैश डायग्राम के अंदर। आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, मतलब ए मान लो हमने मैक्सिमल नहीं माना तो ए एक एलिमेंट है, उसके ऊपर हमारा एक एलिमेंट और हो सकता है, उसके ऊपर एक और एलिमेंट हो सकता है, उसके ऊपर एक और एलिमेंट हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, है ना। तो हमने वो कंसिडर कर रहे हैं। अब हमारा जो ए है वो एक फाइनाइट सेट है। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि ऊपर होंगे ए के वो भी फाइनाइट होंगे। तो हमने मान लिया कि जितने एलिमेंट्स ए के ऊपर हैं वो हैं ए के। ठीक है, तो वो इस ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक, मतलब ए, फिर उससे ऊपर A1, फिर उससे ऊपर A2, ऐसे अप टू ए के -1 और ए के तक हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे ये प्रूव हो गया कि जो हमारा ए के है वो मैक्सिमल एलिमेंट हो गया। मैक्सिमल एलिमेंट मतलब सबसे ऊपर ही तो आ गया ये, है ना। सिमिलरली इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं मिनिमल एलिमेंट की। मतलब मिनिमल एलिमेंट हम प्रूव करेंगे डुअल ऑफ पोसेट से। डुअल बताया था बूलियन अलजेब्रा में, बताया था ना, सिमिलर वहाँ पे यहाँ पे भी वही है। ठीक है, तो डुअल पोसेट हो जाएगा जो हमारा ए कॉमा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे ए कॉमा लेस देन इक्वल्स टू की ऊपर वाले में, यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हमारा डुअल वाला ये हो जाएगा। ठीक, इसका एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा इसके अंदर। ठीक, तो अगर हम बात करें ए कॉमा लेस देन इक्वल्स टू की, तो इसका जो मैक्सिमल एलिमेंट होगा वो इसका मिनिमल एलिमेंट होगा। ठीक, तो फिर अगर हम डुअलिटी के थ्रू इसको बोले कि द मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ ए कॉमा लेस देन इक्वल्स टू इज विल बी द मिनिमल एलिमेंट ऑफ ए कॉमा लेस देन इक्वल्स टू। ठीक, हेंस ए कॉमा लेस देन इक्वल्स टू हैज़ अ मिनिमल एलिमेंट। ठीक, तो ये वाली थ्योरम भी हमारी यहाँ पर प्रूव हो गई। अब अगली थ्योरम आती है। ठीक, अगली थ्योरम में हमें ये प्रूव करना है कि एक पोसेट के अंदर एट मोस्ट एक ग्रेटेस्ट और एक लीस्ट एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो हमने माना कि ए और बी हमारे ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स हो गए पोसेट ए के। तो अगर हमारा ए भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और बी भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो पहली बार में हम मान के चल रहे हैं कि ए हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। तो अगर हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट ए होगा तो वो बी से बड़ा होगा या बी के बराबर होगा, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही अगर हमारा बी ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा तो वो ए से बड़ा होगा या फिर ए के बराबर होगा, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। अब अगर ये वाली कंडीशन भी है तो ये वाली कंडीशन भी है, और तो फिर इसका मतलब ए और बी दोनों इक्वल होंगे आपस में। ठीक, तो हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो जो वो हमारा यूनिक होगा। इसी तरीके से हम लीस्ट एलिमेंट को भी प्रूव करेंगे, उसको मैं बता नहीं रहा हूँ, सिमिलर तरीका है, पढ़ लेना। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को लोअर बाउंड और अपर बाउंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अपर बाउंड होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड हम किसी भी एक सबसेट का निकालते हैं, किसी भी पोसेट के सबसेट का। ठीक है, ध्यान रखना मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट हमारे पूरे पोसेट के जनरल वे में निकलता है, और जो हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक सबसेट ऑफ दैट पोसेट के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ए सबसेट है और हमने माना कि उसका कोई
बी सबसेट है, ठीक है। तो अपर बाउंड कैसे निकालेंगे? अपर बाउंड ऐसे होगा कि यू, हमने माना कि एक एलिमेंट है, तो यू हमारे सारे एलिमेंट्स जो होंगे बी के अंदर उन सबको प्रोसीड करेगा, ठीक है, सॉरी सक्सीड करेगा, तो वो अपर बाउंड हो जाएगा। मतलब कि यू जितने भी एलिमेंट्स बी के अंदर होंगे उन सबसे ऊपर होगा, तो वो अपर बाउंड हो गया। और लोअर बाउंड के लिए जितने भी एलिमेंट्स बी के अंदर होंगे उन सबसे नीचे होगा, तो वो हमारा लोअर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। यही सब खिचड़ी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, पढ़ लेना इनको। ऐसे ही लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे होते हैं। लीस्ट अपर बाउंड मतलब बात समझ में ही आ रही होगी कि जितने भी अपर बाउंड आएंगे उस सबसेट के, उसमें सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम ऊंचाई पर, मतलब होंगे तो सभी ऊपर उस सबसेट, मतलब बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे जो भी एलिमेंट्स ऊपर होंगे वो सब अपर बाउंड के अंदर आएंगे। लेकिन जो बी के एलिमेंट्स हैं उनसे सबसे कम ऊंचा कौन है, वो एलिमेंट हमारा लीस्ट अपर बाउंड होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, तो उन सब में जो सबसे कम नीचाई पर है, नीचे है, ठीक है, तो वो हमारा GLB हो जाएगा, जिसे हम इन्फीमम भी बोलते हैं, ठीक। अब ये मैंने ऐसे होता नहीं है, ठीक है, ऊंचाई और नीचाई मैंने तुम्हारे लिए समझने के लिए, इजी बनाने के लिए बोल दिया है, ठीक है। तो ये सब सक्सीड और प्रोसीड वाला केस है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, थ्योरेटिकल पार्ट है, ऐसे मत लिखना ना जैसे मैंने बोल दिया, ठीक, समझाने के लिए बोला है खाली मैंने ऐसा। तो अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि हमें एक सबसेट दे रखा है B=3,4, ठीक है, हमें इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकालना है, ठीक। निकालते हैं। अब देखो 3,4 है, तो 3 यहाँ है और 4 यहाँ पर है, ठीक। तो हम बात करते हैं पहले अपर बाउंड की, ठीक है। तो क्या 3 और 4 से 2 ऊपर है? नहीं है, तो हमारा ये अपर बाउंड में नहीं आ सकता, ठीक। क्या हमारा ये जो एलिमेंट है ये कोई और सा एलिमेंट होगा, हम इससे मान लेते हैं 7 थोड़ी देर के लिए, ठीक है, नोट्स में भी करेक्शन कर लेना, ठीक है। क्या 3 के ऊपर है 7? हाँ है, ठीक। क्या 4 के ऊपर 7 है? अब देखते हैं क्या 4 रिलेटेड है 7 से, मतलब ऊपर होने का मतलब कि रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो 3 से रिलेटेड है 7 बट 4 से रिलेटेड है 7 नहीं। पूछो कैसे? देखो अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ, 4 से 6 गया और 6 से मैं नीचे आऊँगा, ठीक, नीचे आना अलाउड नहीं होता है इस डायग्राम में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से तो शुरुआत में नीचे हो गया, तो 4 रिलेटेड नहीं है 7 की, तो इसका मतलब 7 हमारा अपर बाउंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी सबसेट के एलिमेंट हैं उन सबका रिलेशन होना कंपलसरी होता है अपर बाउंड के साथ, ठीक। ठीक है, तो फिर हम इसको हटा देते हैं। अब हम 1 को देखते हैं, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो जिंदा दिख रहा है, नीचे है, ठीक। तो 6 की बात करते हैं, क्या 6 हो सकता है? हाँ हो है। पूछे कैसे? 4 से रिलेटेड है 6, हाँ है, ऊपर जा रहे हैं। 3 से रिलेटेड है, हाँ 6 ऊपर है, ठीक। तो ये हमारा जो अपर बाउंड होगा वो 6 हो जाएगा, ठीक। 5 होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि 3 से तो ऊपर है 5, लेकिन 4 के ऊपर नहीं है। देखो 4 से 6 जाएंगे, 6 से फिर नीचे आना पड़ रहा है, तो वो तो अलाउड नहीं होता है। तो हमारा जो अपर बाउंड होगा वो हो गया हमारा 6, ठीक। सिमिलरली अगर हम लोअर बाउंड की बात करें तो देखो इनके नीचे के एलिमेंट को कंसिडर करो, 1 को कंसिडर करते हैं पहले, ठीक है। क्या 3 मतलब ऐसे समझो, क्या 1 रिलेटेड है, 1 रिलेशन है 3? हाँ है, 1 जो है वो रिलेटेड है 3 के, पर क्या 1 रिलेटेड है टू 4? नहीं, क्यों? देखो अगर मैं यहाँ से जाऊँगा, ये तो ऊपर गया, लेकिन मैं यहाँ से फिर नीचे जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो 1 रिलेटेड नहीं है 4 से। सिमिलरली अगर हम 2 को देखें, क्या 2 रिलेटेड है 3 से? हाँ है। क्या 2 रिलेटेड है 4 से? हाँ है। तो हमारा जो 2 होगा वो लोअर बाउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोअर बाउंड होता है वो रिलेटेड होना चाहिए एलिमेंट्स के साथ, मतलब जो सबसेट है। और अपर बाउंड के लिए सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए अब मतलब उस अपर बाउंड वाले एलिमेंट के साथ, ठीक है। ध्यान रखना, कब एलिमेंट्स है सबसेट वाले, कब हमारा जो पोसेट का एलिमेंट है वो रिलेशन है, तो ध्यान रखना अपर बाउंड में जो एलिमेंट्स हैं हमारे सबसेट के, वो उस अपर बाउंड वाले एलिमेंट जो कि पोसेट के अंदर है उससे रिलेटेड होने चाहिए। और लोअर बाउंड के लिए जो पोसेट का एलिमेंट है वो रिलेटेड होना चाहिए सबसेट के एलिमेंट्स के साथ, ठीक, तभी वो लोअर बाउंड होगा। तो अपर बाउंड यहाँ पे 6 हो गया और लोअर बाउंड हमारा 2 हो गया, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ GLB और LUB की, इस क्वेश्चन में बात कर ले रहा हूँ,
तो वो क्या होगा, वो हमारा 2 और 6 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूनिक अपर बाउंड और यूनिक लोअर बाउंड आ रहा है। अगर एक से ज़्यादा आ रहा होता तो केस अलग बनता, उसको हम आगे देखते हैं। हाँ, एल को हम सुप्रीमम बोलते हैं और जी को हम इन्फीमम बोलते हैं। ठीक, एल जो हमारा लीस्ट अपर बाउंड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ज्वाइन के साथ, जिसका सिंबल ये होता है। ठीक, और जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं मीट के साथ, जिसका सिंबल ये होता है। फैमिलियर हो आप इस बात से, वुलन अलजेब्रा में बताई थी। ठीक, ओके। तो ये क्वेश्चन है कि एक सेट हमारा पोसेट है ए, डिवाइड वाला वो है, हमें निकालना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड निकालना है सेट 6,18 का और 4,6,9 का। ठीक, आप इसे चाहें तो हेच डायग्राम बना के भी कर सकती हैं, मैं तो बिना हेच डायग्राम के भी कर लेता हूँ। तो मैं तो जीनियस हूँ, तुम कर लेना इसे हेच डायग्राम से बना के दिखाना। ठीक, करते हैं चलो। हमने कहा कि अगर कोई भी एलिमेंट 6,18 का अपर बाउंड है वो तभी होगा जब वो एलिमेंट 6,18 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो वो एलिमेंट क्या हो गया हमारे पास 18। क्यों हम 18 क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जो भी एलिमेंट होगा ना उस अपर बाउंड में, वो इन एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो 18 रिलेशन टू 18 एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि पोसेट होता है और पोसेट में हमारा रिफ्लेक्सिव जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारा 18 रिलेटेड टू 18 हो गया और 6 रिलेटेड टू 18 हो गया। ठीक है, तो इसी कंडीशन की वजह से जो हमारा 18 है वो लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। वैसे हमारा इसमें एक और अपर बाउंड भी होगा, वो होगा 36 होगा, नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 36 हमारा 6 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। बट अगर हम लीस्ट अपर बाउंड की बात करें तो वो हमारा 18 होगा। क्यों? क्योंकि 18 हमारा 36 से नीचे आएगा और हम हेच डायग्राम बनाएंगे। ठीक, सिमिलरली अगर हम लोअर बाउंड की बात करें तो 6,18 उस एलिमेंट से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक, तो 6,18 हमारे किस किस से डिविजिबल हो सकते हैं? 6,18 हमारे 2 से भी डिविजिबल हैं, 3 से भी हैं और 1 से भी हैं। ठीक है, लेकिन 4 से नहीं है ना। तो 1 से भी हैं, 2 से भी हैं और 3 से भी हैं। इन सब में हम हमारा जो सबसे ऊपर का एलिमेंट है वो कौन सा है? अब हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि हमारा जो एलिमेंट 6 है वो भी तो रिलेटेड होगा। तो देखो ना, क्या 6 इज डिविजिबल बाय 6 है? हाँ है। क्या 6 से 18 डिवाइड हो जाता है? हाँ है। ठीक है, तो इसका मतलब 6 भी तो हमारा एक लोअर बाउंड होगा। तो और ग्रेटेस्ट की बात करें तो 1, 2, 3 और 6 में कौन सा ग्रेटेस्ट होगा? 6 होगा, तो वो हमारा GLB हो जाएगा। ठीक, तो सिमिलरली इस केस को देख लेना, मैं तुम्हें एक हैश डायग्राम के थ्रू भी बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न थोड़ा सा जो हो वो दूर हो जाए। ठीक, उसका हैश डायग्राम बना के देखना, ईजी हो जाएगा। और क्वेश्चन वो थोड़ा मैं ट्रिकीनेस में चला गया तो उसको मैंने हैश डायग्राम से नहीं करा है। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो हैश डायग्राम से बना के भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हैश डायग्राम दे रखा है, ये हमारा सेट दे रखा है सबसेट। ठीक, अब सबसे पहले देखो E, F का अपर बाउंड है क्या? है ही नहीं, है ही नहीं कुछ, है ही नहीं। तो अपर बाउंड 5 हो गया और लिस्ट अपर बाउंड भी 5 हो गया। ठीक, सिमिलरली अगर हम लोअर बाउंड देखें E, F का, तो वो क्या होगा? वो हमारा होगा B, A और D। C नहीं होगा क्योंकि C हमारा F से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब तुम कहोगे कि अब तुम कह दोगे कि यार इसमें हमने F क्यों नहीं लिया अपर बाउंड के लिए और हमने E क्यों नहीं लिया अपर बाउंड के लिए? तो इसलिए क्योंकि E हमारा E से तो रिलेटेड है लेकिन E हमारा F से रिलेटेड नहीं है। देखो, E के लिए F के लिए मुझे या तो नीचे जाना पड़ रहा, नीचे अलाउड नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ से भी नीचे जाना पड़ रहा तो ये भी अलाउड नहीं होता है। तो E और F रिलेटेड नहीं है आपस में, तो हमने अपर बाउंड के लिए E और F को कंसिडर नहीं किया। ठीक है, लोअर बाउंड में देखो, लोअर बाउंड में जो D है उसके ऊपर E आ रहा है, उसके ऊपर F आ रहा है। ठीक, तो D आ जाएगा। A है, A के ऊपर हमारा E आ रहा है, हाँ हमेशा ऊपर जाने पे ही आ रहा है, और B के ऊपर भी हमारा E और F आ रहा है। ठीक, तो हमारा BAD हमारा जो लोअर बाउंड हो जाएगा। अब इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखो, ग्रेटेस्ट मतलब जो हमारे E और F के पास हो, सबसे पास क्या है? D, तो हमारा वो GLB के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब हम अगली वीडियो में देख रहे होंगे लैटिस को। ठीक है, तब तक ध्यान रखना अपना, ट्राई नॉट टू डाई, और पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो और पेपर आ रहे हैं।
ऑल द बेस्ट।